अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये आपका सीटेट उर्दू का सिलेबस है। आप सभी को मालूम है कि मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर उर्दू पेडागोजी का करा दिया था। अब मैंने बोला था आपसे कि थर्ड चैप्टर फिफ्थ चैप्टर मैं आपके एक साथ ही इंक्लूड कर दूंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी वीडियो भी, और बहुत ही ज़्यादा दोनों को ऐड करने से बहुत लंबा चैप्टर आपका बन रहा था। तो हम एक एक कर कर ही चैप्टर को क्या कर लेते हैं, अटैम्प्ट कर लेते हैं, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, उर्दू पेडागोजी का जो हमारा चैप्टर 1 है ये हम कर चुके हैं। ये सेकंड चैप्टर था ज़बान की तदरीस का असूल और तरीके, ये भी हमने कर लिया है। आज हम करेंगे सुनने और बोलने का किरदार। बहुत इजी चैप्टर है यार, बहुत छोटा सा है, सिर्फ आपको अच्छे से समझना है। तो चलिए आज हम सीटेट का, आपका सीटेट उर्दू पेडागोजी का थर्ड चैप्टर करेंगे। ठीक है, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये आपका चैप्टर थर्ड है, सुनने और बोलने का किरदार, यानी कि रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। मैं हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ अल्फाज मायने कराती हूँ जिससे आपको आसानी रहे। ठीक है, कुछ उर्दू के ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें नहीं मालूम होते कि इसका मायने क्या है। ठीक है, तो मैं हर चैप्टर आपके स्टार्ट करने से पहले कुछ अल्फाज मायने कराती हूँ। तो चलिए इस चैप्टर के भी कुछ हम इम्पॉर्टेंट अल्फाज मायने कर लेते हैं। ये आपकी क्लास फोर्थ है। देखिए इसके इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर थर्ड के इम्पॉर्टेंट अल्फाज मायने सुनने और बोलने का किरदार। देखिए वसीला, वसीला बोलते हैं रिसोर्स को, यानी कि एक तरीके के साधन को। ठीक है, वसीला बोलते हैं रिसोर्स को यानी कि साधन को, इसे मीडियम भी बोलते हैं। इस्तेहकाम, इस्तेहकाम होता है आपकी स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसलिए बता रही हूँ मैंने आपसे ये बात आई थिंक जितनी भी मैंने आपके अब तक क्लासेस लिए सभी में बताई है कि जो क्वेश्चन आपके उर्दू में समझ में नहीं आता है उस क्वेश्चन को आप अपने, अगर आपसे हिंदी अच्छा आती है तो हिंदी में भी देख सकते हैं, उसी क्वेश्चन को आप किस में देख सकते हैं, उसी क्वेश्चन को आप अपने इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पैसेज वाले क्वेश्चंस में नहीं। मैंने आपको पैसेज वाले की अलग से क्लास भी कराई है। ठीक है, पूरा उसमें पैसेज कराया मैंने, नज़म का भी नसर का भी। जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखा है वो सीटेट उर्दू पैसेज करके डालिएगा, आपको सबसे ऊपर मेरी ही वीडियो शो होगी और आप उसे अच्छे से देख के कर लीजिएगा। लेकिन जितने भी आपके पैसेज से अलग क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन पैसेज का आते हैं। ठीक है, उससे अलग जो आपके 15 क्वेश्चन होते हैं आपकी पेडागोजी के, वो क्वेश्चन तीनों लैंग्वेजेस में सेम होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी, मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है, मैंने वैसे आपको दिखा भी रखा है। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है उर्दू में, उसे हिंदी में देख लीजिएगा, हिंदी में समझ में नहीं आता उसे इंग्लिश में देख लीजिएगा। और जो बच्चे हिंदी वाले हैं उन्हें हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, वो अपना उर्दू में भी देख सकते हैं और इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, इस्तेकाम बोलते हैं स्टेबिलिटी, स्थिरता को। तकाफती बोलते हैं कल्चरल, यानी कि हमारी संस्कृति को। सरगर्मी, ये आपको बहुत ज़्यादा लिखा हुआ दिखेगा पेपर में। एक तो सरगर्मी और एक मतन। सरगर्मी बोलते हैं हमारी एक्टिविटीज़ यानी कि हमारी गतिविधियाँ। ठीक है, सरगर्मी किसे बोलते हैं, हमारी एक्टिविटी को। मतन बोलते हैं टेक्स्ट को, टेक्स्ट मतलब लिखना। ठीक है, मतन बोलेंगे टेक्स्ट को। तो ये आपके दो ऐसे वर्ड हैं जो आपको ज़्यादा किसमें क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तबेई, तबेई होता है आपका नेचुरल यानी कि प्रकृति। माहौलियाती, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। मुतारिफ यानी कि इंट्रोडक्शन, परिचय। मुतारिफ कराने कहते हैं ना, हमें इनसे मुतारिफ कराइए यानी कि हमें इनसे इंट्रोड्यूस कराइए, इनका परिचय दीजिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन, कुछ वर्ड थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, तो इन्हें एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। और जैसे जैसे मैं आपके वर्ड्स लिखवाती हूँ आप हैंड टू हैंड इन्हें ऐसी नोट करते चलिए, आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सब्जेक्ट अलग ज़रूर है ये दोनों आपका, लेकिन चैप्टर्स आपके दो सभी सेम होते हैं। ठीक है, चाहे वो उर्दू का हो, इंग्लिश का हो या फिर वो हिंदी को, आपके जो लैंग्वेज में जितने भी चैप्टर्स होते हैं तीनों में सेम होते हैं, सिर्फ भाषा का फ़र्क होता है। वो हिंदी भाषा होती है, उर्दू भाषा होती है, वो अंग्रेज़ी भाषा होती है आपकी। ठीक है, तो आप कुछ भी, इतनी मुझे लगता नहीं कि बुक वगैरह की ज़रूरत है, आपको फिर भी नीड है तो आप देख लीजिएगा। चलिए मैं आपको आगे के आपके नोट्स रेडी करा देती हूँ। और कुछ बच्चे सोच रहे थे कि मैम अभी तो थर्ड ही चैप्टर आया, हमारा कैसे कंप्लीट होगा। आपने ध्यान नहीं करा, हमने एक ही वीडियो में अपने 15 नंबर की लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जिसे अनसिम पैसेज बोलते हैं, हमने पूरा 15 नंबर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर भी मैं आपके 2-3 पैसेज और समझाऊंगी। वैसे मुझे लगता नहीं कि बच्चों को ज़रूरत होगी और अभी पैसेज वाली वीडियो की, वो उसी पैसेज में मैंने बहुत आपको डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। 15 नंबर हमारे लैंग्वेज के कंप्लीट हो जाते हैं। अब 15 नंबर की जो हमारी पेडागोजी बचती है, इसका आज थर्ड चैप्टर है। ठीक है, और हमारे पास अभी
अच्छा खासा टाइम हम इसे अच्छे से 1 बाय 1 चैप्टर्स को कर भी लेंगे और मुझे ये लगता है कि हमारे पास इतना टाइम बच जाएगा कि हम इसका अच्छे से रिवीजन भी कर लेंगे। तो इतनी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, घबराइए मत, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 3 सीटेट उर्दू पेडागोजी का। आपका चैप्टर 3 स्टार्ट होता है सुनने और बोलने का किरदार, यानी कि रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब ये बता दीजिए, जैसे इन्होंने लिख रखा है सुनने का किरदार, हमने इंग्लिश में भी लिख दिया रोल ऑफ लिसनिंग। तो सुनने का किरदार क्या है जान लेते हैं। सुनने का किरदार यानी कि आपकी श्रवण कौशल की भूमिका है, ठीक है। लिख लीजिए, आपको यह पता रहना चाहिए कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं। श्रवण कौशल, श्रवण कौशल की भूमिका, ठीक है। तो आपको मालूम रहेगा कि हिंदी में श्रवण कौशल लिखा हुआ आएगा, इंग्लिश में रोल ऑफ लिसनिंग लिखा हुआ आएगा और उर्दू में सुनने का किरदार लिखा आता है। तो देख लेते हैं हमारे सुनने के किरदार क्या क्या हैं, यानी कि श्रवण कौशल की क्या क्या भूमिका है। नंबर 1 देखिए, इन्होंने दिया है सुनने का अमल जबान की आमोजिश की बुनियाद है, यानी कि सुनने की जो प्रक्रिया है, हमारी प्रोसेस है, वो क्या है, भाषा अधिगम का एक प्रकार है। किसका प्रकार है, भाषा अधिगम। आमोजिश आप सभी को पता है किसे बोलते हैं, आमोजिश होता है आपका अधिगम, किसे बोलते हैं, अधिगम को बोलते हैं आमोजिश। सेकंड पॉइंट दिया है इन्होंने, सुनने का अमल नज़रियात, तस्वीरात, ख्यालात और हक़ाइक़ की समझ पैदा करता है, यानी कि जो सुनने का जो हमारा एक प्रोसेस है, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़, हमारी आइडियाज़, हमारे जो भी हकीकत यानी कि हमारी रियलिटी है, हमारे फैक्ट है, उन्हें समझने की सलाहियत किससे आती है, हमारी सुनने से ही हमें मिलती है। इन सब की सलाहियत हमें किससे मिल रही है, सुनने से मिलती है, ठीक है। तो हम सुनने के ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सुनने के ये सब किरदार है। लोगों के दरमियान बाहमी रवाबत, बाहमी रवाबत किसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इसे इंटरकनेक्शन, ठीक है, लिख लीजिए आप। ठीक है, और इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतर संबंध। अगर आपको हिंदी में ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा तो वहाँ पे आपको अंतर संबंध लिखा हुआ मिलेगा। अगर और हमारी समझने वाली लैंग्वेज कौन सी होगी, देखिए उर्दू में तो ये मिलेगा, इंग्लिश में ये मिलेगा लिखा हुआ, और आपको हिंदी में अंतर संबंध मिलेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, इसका मतलब होता है आपसी सहभागिता, समझ गए, यानी कि हमारे आपसी क्या होती है, सहभागिता क्या कहलाती है, बाहमी रवाबत को क्या देता है, फ़रूग़ देता है। जो हमारे सुनने की क्या है, हमारी आपसी सहभागिता है, हमारी यानी कि जो सुनना होता है उससे आपस में हमें क्या मिलती है, अंतर संबंध को ये बढ़ावा देता है, ठीक है, एक तरीके से। सुनने का अमल तालीमी अमल के लिए बुनियादी फ्राहम करता है। अब ये क्या है, यानी जब हम सुनना सीखेंगे तभी हम क्या करेंगे, अपनी तालीम हासिल कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि जब हम कुछ चीज़ सुनना सीख जाएंगे तभी तो हम उसको क्या करेंगे, अपनी तालीम को भी हासिल कर पाएंगे। तो देख लीजिए क्या दे रखे इन्होंने दिया था, ज़बानी काम ज़बान की बेहतरीन आमोजिश की बुनियाद है। मुख्तलिफ ज़बानी कामों के ज़रिया ज़बान की आमोजिश को बेहतर बनाया जा सकता है, यानी कह रहे हैं, यानी जो अब हम ज़बानी काम है हमारे, जिससे हम भाषा के अधिगम को और बेहतर बना सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। दोहराने की मशक, यानी कि मशक बोलते हैं एक्सरसाइज को, यानी कि उसको रिपीट करना, दोहराने की मशक कराना, बच्चों को बार बार बुलवाना, सवालात पूछना, बच्चों से क्या करना, सवाल जवाब करना, ठीक है। इससे क्या होगा, सुनने के किरदार को हमारे क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। इन सब चीज़ को रोल प्ले कराना, बच्चे से रोल प्ले यानी कि उससे एक्टिंग कराना, उसे किसी का एक रोल दे देना, बच्चा उसकी एक्टिंग करता है, ठीक है, रोल प्ले कराना, एक्शंस कराना, फिल्म या चार्ट दिखाना, उसे कहानी सुनाना और दोहराना, ज़बानी कवायद की मशक करानी, ये सब क्या है, आपके ज़बान के भाषा के अधिगम को बेहतर बनाने के सब पॉइंट है। तो ये था आपका सुनने के किरदार। अब आगे देख लेते हैं बोलने के किरदार क्या क्या हैं। देखिए ये है आपका बोलने का किरदार, बोलने का किरदार यानी कि रोल ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। बोलने के किरदार को हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में इसे बोलेंगे वाचन कौशल की भूमिका, ये हो जाएगा आपका वाचन कौशल की भूमिका, ठीक है। सिर्फ आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसको एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, हिंदी में भी और उर्दू में भी, ठीक है। जिस भी लैंग्वेज में समझ में आए उसमें देख लीजिएगा, लेकिन हमें आंसर अपना गलत नहीं करना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको उर्दू के वर्ड को इंग्लिश में भी बताती हूँ क्या कहते हैं, और हिंदी में भी आपको इसीलिए ही बताती हूँ कि आप उस क्वेश्चन को कहीं पर भी गलत नहीं करें। एक बार आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है उर्दू का वर्ड, ठीक है, क्योंकि जब ये क्या करते हैं, क्वेश्चन को ये ट्रांसलेट कर देते हैं,
ठीक है। लैंग्वेज क्वेश्चन, क्योंकि इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू, सबके आपको मालूम ही है कि सिलेबस सेम होता है, तो ये इंग्लिश के क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं और इंग्लिश के क्वेश्चन को ये उर्दू में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो जो उर्दू का वो लफ्ज़ होता है वो थोड़ा हमारे हिसाब से क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, हमें उसे नहीं मालूम होता है कि उसे उर्दू में क्या कहते हैं कुछ बच्चों को, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसे एक बार इंग्लिश में भी ज़रूर देख लीजिएगा और एक बार उसे हिंदी में भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। चलिए तो देखिए आगे पढ़ते हैं, बोलने के किरदार क्या है। बोलना ज़बान की ज़िंदगी, इस्तेहकाम और जोशो उमंग बख्शता है। बोलना सीखने का मतलब है कि बच्चा जल्द ही पढ़ना और लिखना भी सीख जाएगा, यानी कि जब बच्चा बोलना सीख जाएगा तो वो जल्द ही क्या, पढ़ना और लिखना भी सीख जाएगा। ज़बानदानी में बोलने का किरदार दर्ज झेल है। अब देख लेते हैं इसका क्या क्या किरदार है। तो बोलने से इंसान ज़बान की अस्वात, लब व लहजा, नशीब व फ़राज और तरन्नुम से वाकिफ़ होता है। यानी कि क्या कह रहे हैं, यानी जब बच्चा इंसान बोलना सीख जाता है तो जो भाषा की ध्वनियाँ हैं, जो लब व लहजा, यानी कि आपकी उतार चढ़ाव, आपकी प्रोनंसिएशन करने का जो तरीका है, उससे बच्चा क्या होता है, उससे वाकिफ़ियत हासिल कर लेता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, बोलने से इंसान तलफ़्फ़ुज़ सीखता है और कवायद और मायने के लिहाज से जुमलों की सही तरतीब से वाकिफ़ होता है। बिल्कुल सही बात है, जब इंसान बोलना सीखता है तभी वह क्या कर पाता है, सही प्रोनंसिएशन करना सीख पाएगा। यानी जब बच्चा बोलना सीख जाएगा तभी वो क्या कर पाएगा, कवायद यानी कि ग्रामर और मीनिंग के लिहाज से सेंटेंस को सही क्रम में लगाना भी वो तभी सीख पाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट था आपका, बोलना इंसान को मुनासिब समाजी सियाक के मुताबिक गुफ्तगू सिखाता है। यानी जब आप बोलना सीखेंगे तभी आप समाज के संदर्भ के अनुसार बोलना सीख पाएंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, बोलने से ज़बान की रवानी की नशोनुमा, खुश असलूबी से बातचीत और सहल गुफ्तगू की आमोजिश होती है। ये क्या कह रहे हैं कि जो बोलने का, ज़बान की आपकी रवानी है, उसका नशोनुमा, खुश असलूबी जो बातचीत है, उसमें हम क्या कर पा रहे हैं, अपनी बोलने के एक तरीके से ये समझ लीजिए ईजी कन्वर्जेशन, सही लर्निंग कर पा रहे हैं, अपना सही अधिगम कर पाएंगे, ठीक है, जब हम सही तरीके से बोल पाएंगे, बोलने की जो रवानी होगी, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्या थे, बोलने के किरदार थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका, आगे आ जाता है आपके ज़बान के काम, यानी कि फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। ज़बान के काम कौन कौन से हैं, ज़बान के 3 अहम काम बयान किए जाते हैं। अब ज़बान के जो 3 अहम काम हैं उन्हें भी देख लीजिए। नंबर 1 है तरसील का वसीला, यानी कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इसे क्या बोलेंगे, इसे हिंदी में बोलेंगे संप्रेषण का माध्यम। देखिए उर्दू में आपको लिखा आएगा तरसील का वसीला, इंग्लिश में ये भी लिखा आ सकता है रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और हिंदी में आपको लिखा मिलेगा संप्रेषण का माध्यम। लिख लीजिएगा आप भी, संप्रेषण का माध्यम, यानी कि बातचीत। संप्रेषण किसे बोलते हैं, जब हम आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम संप्रेषण, संप्रेषण का माध्यम, ठीक है। अब सेकंड दिया था इन्होंने तफकरी का वसीला, यानी कि मीडियम ऑफ थॉट्स। दूसरा क्या हो जाएगा, चिंतन करने का माध्यम। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे चिंतन करने का माध्यम, इंग्लिश में मीडियम ऑफ थॉट बोलेंगे और उर्दू में तफक्र का वसीला बोलेंगे, ठीक है। तो हिंदी में भी लिख लीजिएगा आप, चिंतन करने का माध्यम, ठीक है। अब थर्ड दिया है इन्होंने सकाफती, थर्ड है आपका, ठीक है, सकाफती तबादला, इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, सांस्कृतिक स्थानांतरण। क्या बोलेंगे इसे हिंदी में, सांस्कृतिक स्थानांतरण। उर्दू में बोलेंगे आपको सकाफती तबादला और इंग्लिश में बोलेंगे इसे ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। लिख लीजिएगा हिंदी में भी इसे संस्कृति, संस्कृति का स्थानांतरण, ठीक है। ये हो जाते हैं आपके ज़बान के 3 काम, यानी कि फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। अब देखिए आगे दिया है इन्होंने, सेकंड पॉइंट दिया है बच्चे ज़बान को बतौर वसीला कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी हाउ चिल्ड्रन यूज़ लैंग्वेज एज अ टूल, ठीक है। यानी कि जो हमारे बच्चे, एक बच्चा होता है वो अपनी लैंग्वेज को एक उपकरण के तौर पर, या फिर ये समझ लीजिए एक सोर्स के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। टूल्स से अलग यहाँ पर सोर्स भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आप लिख लीजिएगा,
ठीक है। और इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे हिंदी में बोलेंगे उपकरण। देखिए मैं हर वर्ड को आपको दोनों लैंग्वेज में बता रही हूँ, प्लीज़ क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है पेपर में, खासकर सीटेट के एग्ज़ाम में, कि जल्दी जल्दी कर लेंगे और हमारे आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा आराम से भी नहीं करना है कि आपके क्या हो पेपर छूट जाए। आपको अपने टाइम, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है, ठीक है। कोशिश ये करिएगा कि आप अच्छे से उसको पढ़ें और जब आपकी समझ में आए तभी उसका आंसर लगाएं, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, एक बच्चा जो होता है वो अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को एक सोर्स के रूप में, एक उपकरण के रूप में कैसे इस्तेमाल करता है। तो ज़बान बच्चे की ज़हनी सलाहियत की नशोनुमा में एक अहम किरदार अदा करती है। बच्चे मुख्तलिफ सूरतों में ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन सी सूरतें हैं, चलिए देख लेते हैं। नंबर वन पॉइंट देख लेते हैं। गर्दो पेश में मौजूद अशिया, तस्वीर, तहरीरी मवाद से वाकिफ ज़बान के ज़रिया ही हासिल करते हैं। यानी क्या कह रहे हैं, जो आसपास, यानी कि जो आपके आसपास चीज़ें हैं, चित्र हैं, लेखन सामग्री है, उन सब के प्रति आप जो जानकारी किसके ज़रिए हासिल कर पा रहे हैं, ज़बान के ज़रिए ही हम हासिल कर पा रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका, घर और स्कूल में इस्तेमाल होने वाली ज़बान में रब्त व कायम करते हैं। रब्त कायम किसे बोलते हैं, देखिए यानी क्या कह रहे हैं, भाषा के ही माध्यम से लोग अपनी मातृभाषा, यानी कि जो मदर लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है आपकी, ठीक है, क्या कह रहे हैं, मातृभाषा और दूसरी ज़बान में संबंध स्थापित कर पाते हैं। मान लीजिए आप आपकी मातृभाषा हिंदी है और आपके स्कूल में इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश आपके लिए दूसरी भाषा हो जाएगी, यानी कि आपकी अमोजिश हो जाएगी, और जो आप घर से सीख कर जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम मातृभाषा यानी कि घर की भाषा बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में भी आप संबंध कैसे स्थापित कर पाएंगे, ज़बान के ज़रिए ही। अब नंबर 3 पॉइंट देख लेते हैं। अपने ख्यालात और जज्बात बयां करते हैं, यानी कि भाषा के माध्यम से ही हम अपने जो विचारों का आदान प्रदान कर पा रहे हैं। आदान प्रदान कर पाना विचारों का, यानी कि जो हमारे आइडियाज़ हैं हम दूसरों को तभी बता पाएंगे जब हम उसे कुछ अपने ज़बान का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारी भाषा को भी दूसरों तक पहुंचाती है, हमारे विचारों को, ठीक है। देखिए अब नंबर 4 पॉइंट था आपका, 4 पॉइंट है आपका, दूसरों की बातें बगौर सुनते हैं और रद्द अमल का इजहार करते हैं। पहले तो आप लिख लीजिए रद्द अमल किसे बोलते हैं। रद्द अमल होता है आपका रिएक्शन, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड में बताती रहती हूँ, उन्हें हैंड टू हैंड मार्क करते चलिए, आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। दूसरे की बात बगौर सुनते और रद्द अमल का इजहार करते हैं, ये कह रहे हैं कि ज़बान के ज़रिए ही हम दूसरों की बात सुनते हैं और उस पर क्या देते हैं, उस पर रिएक्शन देते हैं। जब हम किसी की बात सुन पाएंगे, वो कैसे सुन पा रहे हैं, वो बोल रहा है, वो कैसे बोल रहा है, ज़बान के ज़रिए ही बोल रहा है, और हम रिएक्शन भी कैसे दे पा रहे हैं, ज़बान के ज़रिए ही हम उस पर रिएक्ट कर पाएंगे, ठीक है। 5th पॉइंट दिया था इन्होंने, सुने हुए किस्से, कहानियों और नज़्मों पर बातचीत करते हैं। ये कह रहे हैं ज़बान के ज़रिए ही हम किस्से, कहानी और नज़्मों पर क्या कर पाते हैं, बातचीत कर पा रहे हैं। तस्वीर, अब 6 पॉइंट देख लीजिए, तस्वीर बनाकर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। 6 पॉइंट कह रहे हैं ये कि जो ज़बान के ज़रिए ही हम क्या करवा रहे हैं, तस्वीर बनाकर अपने ख्याल का इजहार कर पा रहे हैं। किसके ज़रिए कर पा रहे हैं, ज़बान के ज़रिए। नज़्मों और कहानियों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, तो ज़बान के ज़रिए ही हम हमारी जो नज़्में हैं, कहानी, उनका लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, यानी कि उनसे हम क्या लेते हैं, लुत्फ़ लेते हैं। कि जब कोई हमें कहानी सुनाता है हमें कितना अच्छा लगता है, तो वो कैसे सुना पा रहा है कहानी, ज़बान के ज़रिए ही, ठीक है। देखिए इन्होंने दिया था 8 पॉइंट, ज़बान के ज़रिए अपने तहकीकी रुझान की तशफ़ी करते हैं, ठीक है। तशफ़ी किसे बोलते हैं, लिख लीजिएगा यहाँ पर, हिंदी में बोलेंगे शुद्धिकरण, हिंदी में बोलेंगे प्योरिफिकेशन, ठीक है। हिंदी में भी लिख लीजिएगा शुद्धिकरण, इसलिए लिखवाती हूँ आपको हिंदी और इंग्लिश में, आपको आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो ज़बान के ज़रिए ही हम अपने सब काम कर पा रहे हैं। 9 पॉइंट दिया था, पॉइंट 9 दिया था आपका, माहौल में मौजूद मुख्तलिफ ठोस और मजीद तस्वीरात को अजरबर करते हैं। यानी क्या कह रहे हैं, आपकी जो मूर्त और अमूर्त अवधारणाएं होती हैं उन्हें हम ज़बान के ज़रिए ही सीखते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, जो हमारी मूर्त या अमूर्त अवधारणाएं होती हैं वो हम किसके ज़रिए सीख रहे हैं, ज़बान के ज़रिए ही सीखते हैं। देखिए लास्ट का ये 10 पॉइंट है आपका, मुख्तलिफ अलूम व फ़नून से वाकिफ़ियत हासिल करते हैं, यानी कि ज़बान के ज़रिए ही हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ अलूम और फ़नून की वाकिफ़ियत हासिल करते हैं, ठीक है।
तो ये सब थे आपके बोलने और किसके, सुनने के किरदार, ठीक है, जिसको हमने अच्छे से डिटेल में अभी पढ़ा है। चलिए आगे कुछ मारूजी सवालात कर लेते हैं। वो मारूजी सवालात आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है। मैं जितने भी मारूजी सवालात आपके करा रही हूँ वो एक भी ऐसा नहीं कि मैंने अपने पास से बनाया हो या आपको समझाने के लिए कोई क्वेश्चन बनाया हो। ये जितने भी अभी तक हर चैप्टर के हमने मारूजी सवालात किए हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ मारूजी सवालात है वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ से आपके यहाँ मारूजी सवालात ये स्टार्ट हो रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए सवाल नंबर 1 देख लेते हैं। दर्ज झेल में से कौन सुनने से पहले की सरगर्मी है? सुनने से पहले की सरगर्मी यानी कि आपकी श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल से पहले की जो एक्टिविटीज़ है, सरगर्मी बोलते हैं एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो जो सुनने से पहले की एक्टिविटीज़ है वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। सही ऑप्शन कौन सा है? इक्तिसाब के बारे में तलबा से सवालात करना, कि मतलब सुनने से पहले की पूछ रहे हैं। ये सवालात तो हम जब करेंगे जब हम बच्चों को बता देंगे वो कहानी या फिर मजमून जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतन में शामिल लफ्ज़ों और मुहावरों को मुंतखब करना और पहले उन पर बातचीत करना, ये भी गलत हो जाएगा। जब तक बच्चा सुनेगा उससे पहले ही वो कैसे उसके बारे में मुहावरे और अल्फाजों के बारे में कैसे बता देगा। मतन के अफकार, मतन किसे बोलते हैं मैंने लिखवाया था टेक्स्ट को, ठीक है। आपको पेपर में लिखा बहुत जगह मिलेगा। मतन के अफकार व ख्यालात के मुतालिक सवालात के जवाब लिखने के लिए कहना। सवाल जवाब भी हम जब ही करेंगे जब बच्चा पहले सुनेगा उसे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। तलबा से ये पूछना कि वो मौजू के बारे में क्या जानते हैं और उनके बारे में उनकी तजुर्बात क्या हैं। वह बिल्कुल सही बात है कि हम किसी भी बच्चों को कोई भी चीज़ बताने से पहले हम क्या कहेंगे, उससे हम यही तो कहेंगे कि आप मान लीजिए मैं किसी बच्चों को हाथी के बारे, हाथी चैप्टर है उसके बारे में पढ़ा रही हूँ, तो पहले मैं बच्चे से उसके बारे में यही तो पूछूंगी कि आप कितना हाथी के बारे में जानते हैं, ठीक है, ना कि पहले ही उस पर सवाल जवाब दे दूंगी या मुहावरे करवाऊंगी। तो ये आपको ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन था आपका, एक उस्ताद अपने तलबा से कहता है कि खाने के बारे में मतन से पहले खाने की आदत वातवार के बारे में अपने दोस्तों से बातें करें। इस तरह उस्ताद क्या कर रहा होता है? तो देखिए ये इस तरीके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। वो मतलब आपको एक सिचुएशन देंगे और उसमें बताएंगे कि ये क्या कर रहा है, ये क्यों दी गई है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो बोलने की महारत में इजाफा कर रहा है, मतन को आबाओ बुलंद पढ़ने के काबिल बना रहा है, मतन को समझकर पढ़ने के काबिल बना रहा है, या आमोजगारों की ज़िंदगी के तजुर्बात को क्लासरूम आमोजिश से जोड़ रहा है। देखिए इन्होंने कहा था कि एक बच्चा है, खाने के बारे में वो क्या कर रहा है, खाने से पहले उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए कह रहा है। सेम वही हो गया, सिर्फ इन्होंने ये खाना कह दिया, मैंने ऊपर तुम्हें हाथी के उससे समझाया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका भी ऑप्शन डी सही होगा, जो आमोजगार के ज़िंदगी के तजुर्बात होंगे, ठीक है, उनको क्लासरूम में वो क्या कर रहा है, वो एक तरीके से उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जब हम कुछ खाएंगे, ठीक है, खाना है किसी भी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये यहाँ के लिए जो छोले भटूरे हैं ये पंजाब में के फेमस डिश है, ठीक है। थोड़ा सा उसके बारे में क्या करेगा, जो तलबा होगा, स्टूडेंट होगा, उसके बारे में अच्छे से जान जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्कशन अच्छा है। जहाँ पर भी यार आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले कि डिस्कशन वगैरह का हो, ठीक है, यार कोई बच्चे के साथ आंसर जा रहा हो, ये कुछ पॉइंट्स है कि बच्चे के फ़ायदा हो रहा हो, तो आंसर हमेशा वही सही होगा, ठीक है। ये चाइल्ड सेंटर्ड है आपकी एजुकेशन पॉलिसी, टीचर सेंटर्ड पहले थी, तो क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी तरीके से लगाना है कि बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो बस आपको इस चीज़ 2-3 चीज़ का ख्याल रखना है, आपका इंशाल्लाह पेपर क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 है आपका, ज़बान की 4 महारतों के अलावा किसका शुमार ज़बान की महारत में होता है? ज़बान की 4 महारतें कौन कौन सी हैं? ज़बान की 4 महारतें आपको अभी मैं आगे चैप्टर आगो से डिटेल में पढ़ाऊंगी। वैसे अभी देख लीजिए LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है। इसे बोलेंगे सुबोपाली, हिंदी में सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी ज़बान की महारतें हैं। LSRW से याद रख लीजिए, सुबोपाली से याद रख लीजिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। तो ये इन चारों से अलग पूछ रहा है। इन्होंने क्या, ज़बान की 4 महारतें कौन कौन सी है, LSRW या सुबोपाली के बारे में किसका शुमार ज़बान की महारत में होता है? तो इन चारों से अलग किसका होगा? गौर व फिक्र की महारत, मुताले की महारत, तख्लीकी महारत या तरसीली महारत। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ठीक होगा, तरसीली महारत, यानी कि इसे बोलेंगे हम संप्रेषण कौशल, ठीक है ना। तरसीली आपको पता ही है किसे बोलते हैं, संप्रेषण, ये आपकी महारत यानी कि संप्रेषण कौशल हो जाएगा आपका।
ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके चैप्टर 3 है, इंशाल्लाह में चैप्टर 4 आई थिंक, वो चैप्टर 5 ही है ज़बान की महारत आपका, तो ये भी हम जल्द ही कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बच्चों को तामुल फराहम करने का फ़ायदा ये होता है कि क्या होता है बच्चों को तामुल फराहम करने का फ़ायदा, चलिए देख लेते हैं हम। तामुल फराहम किसे बोलते हैं, लिख लीजिए यहाँ पर, तामुल फराहम बोलते हैं इंट्रैक्शन, यानी कि अंतर क्रिया करना। तामुल फराहम करना यानी कि अंतर क्रिया करना, इंट्रैक्शन करना, लिख लीजिए यहाँ पर। हिंदी में भी लिख लीजिएगा अंतर क्रिया, क्योंकि जो क्वेश्चन उर्दू में नहीं समझ में आया उसे इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में देखो, लेकिन आंसर हमें सही फिल करना है, ठीक है ना। अंतर क्रिया ये लीजिए। तामुल फराहम बोलते हैं इंट्रैक्शन के बारे में। इंट्रैक्शन करने का फ़ायदा ये होता है, बच्चों से इंट्रैक्शन करने का क्या फ़ायदा होता है, चलिए देख लेते हैं। कवायद असूल सीखते हैं हम, कवायद के रूल्स वगैरह सीखते हैं, अपने ख्यालात व तजुर्बात का इजहार करते हैं, बालिगों की नकल करते हैं, बालिगों यानी कि परिपक्व जो होते हैं, ठीक है, अल्फाज सीखते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बच्चों के साथ जो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं उससे क्या होगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अपने ख्यालात व जज्बात का इजहार करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है आपका, क्लासरूम में अक्सर व बेशतर कहानी सुनाने का एहतमाम करना चाहिए क्योंकि नंबर 1 ऑप्शन, इससे इखलाकियात की तालीम होती है, इखलाकियात बोलते हैं मोरालिटी को, ये ज़बान को मजमूई तौर पर पेश करती है। इससे ऑप्शन 3, इससे मुश्किल अल्फाज सीखने का मौका मिलता है, इससे तलबा लुत्फ़ अंदोज होते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन 2 होगा, ये ज़बान को मजमूई तौर पर पेश करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 है आपका, बाज़ बच्चे क्लास में गलती के खौफ से नहीं बोलते या वो बोलने से कतराते हैं, ये एक रुकावट है, ये कैसी रुकावट है, ठीक है ना। तो देख कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में, चाहे वो सही बात भी कह रहे हैं पर वो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, या फिर बोलते हुए झिझकते हैं, तो क्या है वो किस चीज़ का रिकॉर्ड। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, तबी, नफसानियाती, माहौलियाती या समाजी। तबई किसे बोलते हैं, तबई होता है आपका नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, लिख लीजिएगा नेचुरल, और हिंदी में प्राकृतिक, ठीक है ना। और नफसानियाती बोलते हैं आपके मनोविज्ञानी यानी कि साइकोलॉजी। तो ये हो गया आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बच्चे साइकोलॉजी के कारण उनकी एक नफसानियाती वो थिंकिंग बनाते हैं कि नहीं हम गलत बोलेंगे, ठीक है, इस तरीके से उनके मन में एक बात बैठ जाती है, तो इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 7 था, पहली ज़बान, आप सभी को पता होगा, मैंने आपको जब चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था तो पहली ज़बान किसे बोलते हैं, पहली ज़बान बोलते हैं आपकी मादरी ज़बान यानी कि मदर टंग को, किसे बोलते हैं, मादरी ज़बान को, ठीक है ना। ये फिर भी आप लिख लीजिएगा, जो बच्चे डायरेक्ट यही क्लास ले रहे हैं, जिन्होंने पीछे की क्लासेस नहीं लिए हैं वो मेरे चैनल पर जाकर क्लासेस ले लीजिएगा। 3 क्लासेस और हैं आपके, तीनों चैप्टर आज कंप्लीट हो गए हैं। इससे अलग हमने जो 15 नंबर का लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैसेज वाला पोर्शन, हमने उसमें नसर और नज़म दोनों का ही पैसेज सॉल्व किया है, और उसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं, तो उसे भी एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहली ज़बान किसे बोलते हैं, मादरी ज़बान को हम पहली ज़बान बोलते हैं, यानी कि मदर टंग को फ़रोग़ देने से अमूमन क्या मुराद लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आमोजिश, फ़रोग़, अपने आप सीखना या वक़ूफ़। देखिए इन्होंने कहा पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से अमूमन क्या मुराद लेते हैं। तो पहली ज़बान को सीखना क्या होता है, पहली ज़बान होती है हमारी मातृभाषा यानी कि मादरी ज़बान। तो बच्चा उसे किसी स्कूल में जाके तो नहीं सीखेगा, ना ही उसे किसी संस्था के थ्रू सीखेगा। तो बच्चा क्या करता है, पहली ज़बान अपना आप सीख लेता है वो, ठीक है। इसी को हम मदर टंग कहते हैं, इसी को हम इक्तसाब कहते हैं। दूसरी लैंग्वेज यानी कि अधिगम होता है आपका, जिसे हम आमोजिश बोलते हैं, उसको हम किसी टीचर या किसी संस्था के थ्रू सीखते हैं, ठीक है। तो पहली ज़बान से मुराद है अपने आप सीखना, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना, यानी कि लफ्ज़ को सही प्रोनाउंसिएशन से इस्तेमाल करना क्या है, बदन ज़बान यानी कि बॉडी लैंग्वेज है, बोलने का तरीका है, ये ज़बान का अम्ल है, या मुस्तमिल ज़बान है, ये आपके बोलने का तरीका होता है। सही बात को सही तरीके से बोलना, ठीक है, ये आपका एक बोलने का तरीका होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, दर्ज झेल में से कौन आमोज़गारों को ज़बान से मुतारिफ कराने का मिसाली तरीका नहीं है। ये नहीं है कि नीचे मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है, ये नहीं हमारे बहुत क्वेश्चन गलत कराता है। हम याद करके जाते हैं कि है,
हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं, सारा काम जो खराब होता है या तो नहीं करता है या हमारी हड़बड़ी जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये बिठा दिया जाता है कि अगर जल्दी नहीं करा पेपर छूट जाएगा। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दी करने के चक्कर में उस क्वेश्चन को समझते ही नहीं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से करिएगा, नहीं लिखा हुआ आता है उसे 2 बार पढ़िए। वैसे अब तो ये CTET वाले नहीं वर्ड को ब्लैक से हाईलाइट करके देते हैं, ठीक है ना। तो फिर भी अगर आपको उर्दू में नहीं मिले तो एक बार प्लीज़ हिंदी और इंग्लिश ज़रूर चेक कर लीजिएगा उसी क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। ऑप्शन नज़्म व गाने। उन्होंने कहा दर्ज झेल में से कौन सा मोज़गारों को ज़बान को मुतारिफ कराने के लिए मिसाली तरीका है। मुतारिफ कराने यानी कि उसको एक अच्छा बनाना ज़बान को, तो उसका नज़म और गाने तो होगा। जब बच्चे नज़म पढ़ेगा या गाने गाएगा तो उसकी ज़बान क्या होगी, और ज़्यादा अच्छे से वो सीखेगा। ठीक है, मुस्तमिल लफ्ज़ और छोटे जुमले नहीं, ये भी एक तरीके से सही है कि बच्चे छोटे छोटे लफ्ज़ बोलेगा, जुमले पढ़ेगा, ठीक है, उससे भी आपकी ज़बान को मुतारिफ कराएगा। अब सी ऑप्शन दिया हुर्फ तहज्जी के हुर्फ की तदरीस करना, और 4 ऑप्शन दिया बोलने और सुनने में शरकत। जब बच्चा कुछ बोलेगा सुनेगा तो उसको क्या होगा, अपनी ज़बान से बहुत अच्छे से मुतारिफ होगा, एक तरीके से मुतारिफ होना उसे अच्छे से समझेगा। तो गलत ऑप्शन आपका है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन उन्होंने हमसे गलत पूछा है। अगर गलत पूछा है तो गलत ही सही है, समझे। तो ये ऑप्शन नंबर सी हुर्फ तहज्जी के हुर्फ की तदरीस, यानी कि अलिफ बैठते की हुर्फ तहज्जी बोलते हैं, अलिफ से या तक इनकी तदरीस करना, इनको मतलब टीचिंग, ये कोई आपकी ज़बान को मुतारिफ नहीं कराएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना, कहानी कहने की बतौर तदरीसियाती आलाकार इस्तेमाल किया जाता है। सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए। नंबर 2 बच्चों में बोलने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए। नंबर 3 ज़बान और अदब की महारत को फ़रोग़ देने के लिए। या नंबर 4 क्लासरूम में नज़म वेत्तबा बनाए रखने के लिए। इन्होंने कहा कहानी सुनाने का, मैंने आपको बताया था जो हम कहानी सुनाते हो किस लिए ज़रूरी होती है, बच्चे उससे अपने ख्यालात और अपने जो बातें होती हैं वो सुनता है दूसरे की कहानी के ज़रिए, और फिर बीच बीच में बच्चा बोलता है अच्छा वो राजा था, को मान लीजिए किसी राजा की कहानी सुना रहे, अच्छा वो राजा था, वो कहाँ रहता था, तो उसे इंटरेस्ट आता है, वो सवाल करता है। तो वो क्या होता है, किस चीज़ की हम इसको बढ़ा रहे हैं, सरगर्मी को किस चीज़ की एक्टिविटी करा रहे हैं हम, तो ज़बान और अदब की महारत को फ़रोग़ देने के लिए। बच्चा अगर कहानी सुन रहा है तो अपनी ज़बान को, अपने लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से उसको फ़रोग़ देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह जल्दी आपकी चैप्टर 4 की वीडियो भी आएगी, ठीक है ना। और जो बच्चे मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपके ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए ना, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितने भी अल्फाज मैंने कराए इन्हें देख लीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही मैं कोशिश तो यही कर रही हूँ आपकी कि मैं डेली आपकी क्लासेस हो, पर मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, इस वजह से आपकी डेली क्लासेस नहीं करा पा रही हूँ। पर इंशाल्लाह मैं आपका कोर्स आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट भी करा दूंगी और एक बार उसका रिवीजन भी हो जाएगा। और कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम मैराथन क्लास अभी बना दीजिए, तो देखिए मैराथन मुझे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जब तक आपके टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मैं इसलिए छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं आपके इंशाल्लाह जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। ज़्यादा आपके चैप्टर है भी नहीं। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 15 नंबर हम अपनी लैंग्वेज के कंप्लीट कर चुके हैं एक ही वीडियो में, जिसमें मैंने आपको आपके पैसेज नसर और नज़म दोनों के करा दिए हैं। रहे आपकी उर्दू पैडागोजी की बात, तो इसके भी हमारे चैप्टर 3 आज कंप्लीट हो गया है। सिर्फ अब आपके 6-7 चैप्टर बचते हैं, वो भी हम अगर 2-2 दिन के गैप से भी करेंगे तब भी हमारे वो कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी हमारे पास इनफ टाइम है तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप टेंशन नहीं लीजिए। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम अच्छी बुक बताइए, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने किसी बुक से तैयारी नहीं की थी। फिर भी आप अगर कोई अच्छी बुक लेना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं सिर्फ वही ले लीजिएगा, अनसोल्ड पेपर आते हैं, ठीक है ना। आप एक बार देख लीजिएगा उन्हें, या फिर आप अपने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं, सीटेट की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट डले हुए हैं सीटेट के, आप जाकर उनके अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। चलिए, और जितने वैसे आप क्वेश्चन से मैं कराई रही हूँ नोट्स बनाइए। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, लैंग्वेज तीनों सेम है। अगर आप हिंदी अच्छे से तैयार करोगे तो उर्दू खुद तैयार हो जाएगी, इंग्लिश अच्छे से तैयार करोगे तो हिंदी खुद तैयार हो जाएगी, और उर्दू को अच्छे से तैयार करोगे तो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों तैयार हो जाएगा। तीनों का लैंग्वेज का सिलेबस सेम है, सिर्फ भाषा का फ़र्क है, ये उर्दू में है, वो हिंदी में है, वो इंग्लिश में है। इसलिए बोलती हूँ ये क्वेश्चन आपको
पेडागोजी की बात कर रही हूँ, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं फिर बताती हूँ, आपका जो पैसेज आता है, पैसेज के क्वेश्चन तीनों लैंग्वेजेस में अलग होते हैं, लेकिन पेडागोजी के क्वेश्चन सेम होते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 132 इसमें उर्दू में दिया है, सेम 132 आपका उर्दू में भी दिया, हिंदी में भी दिया होगा, और यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी दिया होगा, तीनों लैंग्वेजेस में होगा। तो एक बार कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो उसे दूसरी लैंग्वेज में ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। गलत नहीं करना है और नहीं वाले क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट करना है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।